अभी तक देखा कि कैसे आर्यन बुक्ति से राज को कार में धूल चटा देता है। अब आगे देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, आर्यन सना की आंखों में देखते हुए कहता है। उस वक्त सना की आंखें पूरी तरह आंसुओं से भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसने अभी तक खुद को संभाल रखा था, पर आर्यन के सवाल पूछते ही उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। और सना को यूं रोते देख उसे संभालते हुए आर्यन कहता है, देखो, रोने वाले को ये दुनिया और रुलाती है, इसलिए आंसू पोंछो और मुझे बताओ क्या हुआ। आर्यन की बात सुनकर सना अपने आंसू पोंछकर आर्यन की आंखों में देखते हुए बोलती है, मेरी माँ पिछले 2 साल से सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। हर दिन उनके दिमाग में एक जोरदार दर्द होता है। आर्यन अब तक बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। सना ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी माँ ने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी। मेरे बाबा तो जब मैं बच्ची थी तभी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, पर मेरी माँ ने हार नहीं मानी और दिन रात लोगों के घर पर कपड़े बर्तन धोकर मुझे पढ़ाया लिखाया। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मेरे लिए सब कुछ वही है। अपनी बात बीच में अधूरी छोड़कर एक बार फिर वह फफक कर रो पड़ी। उसे रोते देखकर आर्यन को अच्छा नहीं लग रहा था। सना ने नम आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। माँ के ट्यूमर को ठीक करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी कही हर बात ना जाने क्यों पर सीधा आर्यन के दिल तक जा रही थी और वो इस वक्त अच्छी तरह से सना की तकलीफ समझ पा रहा था। फिर आर्यन ने सना को देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? सना ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे 50 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? मैं जैसे तैसे पाई पाई जोड़कर आपके पैसे वापस कर दूंगी, बस आप मुझे थोड़ा समय दे देना। आर्यन ने बिना कुछ बोले अपने कोट की लेफ्ट पॉकेट से चेकबुक निकलकर उसमें 50 लाख की कीमत भर दी और चेक पर साइन करके उसे सना देते हुए कहा, देखो, तुम्हें इन्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। सना ने उसकी ओर हैरानी में देखकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ये वापस नहीं चाहिए? आपने मुझे इतना बड़ा अमाउंट दिया है, बदले में आप मुझसे कुछ तो चाहते होंगे? आर्यन ने कहा, बस तुम अपनी माँ को बचा लो। मैं ये सब किसी एहसान के लिए नहीं कर रहा, बस चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी तरह अपनों को खोने का दर्द न हो। तुम अच्छी लड़की हो सना, ये पैसे रख लो और अपनी माँ का इलाज कराकर उनके साथ खुश रहो। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एक बस आकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। सना बिना कुछ बोले चुपचाप आर्यन की आंखों में देख रही थी। आर्यन ने बस की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी जाओ, नहीं तो ये बस भी चली जाएगी। और आर्यन की बात सुनकर सना बिना कुछ बोले बस में जाकर बैठ जाती है। उसके अंदर जाते ही बस भी वहां से अपनी मंजिल के लिए निकल गई। आर्यन हाथ बांधकर उस बस को जाते तब तक देखता रहा जब तक वो बस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपना सर झटक कर वहां से अपनी बुगाटी के ओर चला जाता है। फिर आर्यन अपनी बुगाटी में बैठकर उसे दिल्ली की भारी ट्रैफिक में दौड़ाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी में एक फ़ोन बजने लगता है और जब आर्यन अपनी नज़र उस फ़ोन पर करता है तब वो पाता है कि ये उसका फ़ोन नहीं है। फिर वो अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर अपने आप बोलता है, लगता है सना अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। फिर वो फ़ोन को देखकर सोचने लगता है फ़ोन उठाए या नहीं। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी फ़ोन की रिंग भी बंद हो जाती है और वो अपनी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की ओर मोड़ लेता है। उधर सना भी अब तक सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर रिसेप्शन में कुछ फॉर्मेलिटी करके वो सीधा सेकंड फ्लोर के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो सेकंड फ्लोर के ओपीडी में पहुंचती है तो वो अपनी माँ के बेड पर किसी और आदमी को पाती है। तो ये देखकर वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो गई।
तभी उसने वही पास में खड़े कंपाउंडर से पूछा, इस बेड पर मेरी माँ थी पर अब उनके बेड पर कोई और है। तो आखिर मेरी अब कहाँ है? कंपाउंडर ने बेपरवाही से अपना रजिस्टर देखते हुए जवाब दिया, जिन पेशेंट्स की फीस नहीं दी है उन्हें बेसमेंट फ्लोर पर रखा गया है। और फिर धीरे से अपने आप से फुसफुसा कर बोलता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जब बेड की फीस देने के पैसे नहीं हैं तो लोग यहाँ आते क्यों हैं? सना फिर गुस्से में कंपाउंडर से बोलती है, तुम सबको कम से कम मुझे बता तो देना था। फिर सना बिना उस कंपाउंडर का जवाब सुने बेसमेंट की ओर भागती है। अभी वो भागते भागते ग्राउंड फ्लोर पर ही आई थी कि वो किसी से टकरा जाती है। इस वक्त सना बहुत जल्दी में थी और उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है। उसने उस आदमी को बगैर देखे कहा, सॉरी, और फिर वो बेसमेंट की तरफ भागने लगी। दरअसल जिस आदमी से सना अभी अभी टकराई थी वो और कोई नहीं बल्कि आर्यन ही था, जो कि सना को ढूंढने के लिए सेकंड फ्लोर पर ही जा रहा था। आर्यन ने उसे आवाज देकर रोकते हुए कहा, क्या हुआ सना, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज पहचान कर सना पीछे मुड़कर उसे देखने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे इस तरह परेशान देख आर्यन के दिल में भी एक कसक सी उठ गई। सना ने बिना आर्यन से नजर मिलाए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप है। आर्यन ने अपने पॉकेट से सना का मोबाइल निकालकर उसे पास करते हुए कहा, तुम अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। आर्यन ने सना की ओर देखकर कहा, वैसे तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? सना ने भौंने सुकोड़ते हुए धीरे से कहा, माँ को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, उनका बेड किसी और पेशेंट को दे दिया गया। मैं माँ को देखने बेसमेंट में जा रही थी। फिर कुछ सोचकर सना ने कहा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलिए मेरी माँ से भी चलकर मिल लीजिए। आर्यन ने हाँ में सर हिला दिया और सना के साथ हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंचा। वहां का नजारा देखकर सना के रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि आर्यन का मुंह भी खुला का खुला रह गया। दरअसल वहां बहुत सारे बीमार लोगों को फर्श पर छोड़ दिया गया था। वहां की हालत बहुत खराब थी। वहां पहुंचकर सना इतने सारे पेशेंट के बीच अपनी माँ को ढूंढने लगी। वहां उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। आर्यन भी सना को फॉलो करते हुए आसपास के पेशेंट्स की बुरी हालत को देख रहा था। उस फ्लोर के कॉर्नर पर एक बुजुर्ग औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो अपनी गर्दन को भी हिला नहीं पा रही थी। उन्हें देखकर सना भागकर उनके पास पहुंची और बोली, माँ आप कैसी हो? बीमारी की वजह से औरत की सोचने की शक्ति भी कम होने लग गई थी। सना ने उनका झुर्रीदार हाथ अपने हाथों के बीच रखा तो स्पर्श पहचानकर उन्होंने एक नज़र सना पर डाली। तो आखिर क्या करेगी सना अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर? क्या आर्यन करेगा सना की मदद? जानने के लिए देखते रहिए इंस्टा बिलियनेयर।